Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel. So now in this video we are going to start our next unit number 5 का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है। आज की इस क्लास में हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आज की इस क्लास का हमारा यही टॉपिक है जिसमें हम करने वाले हैं कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उन सभी को आज की इस क्लास में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लासेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चैप्टर आउटलाइन देखते हैं। इसके थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आज की इस क्लास में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो स्क्रीन पे आपको काफ़ी सारे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि जो कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं, नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव है, सिग्निफिकेंस है, एप्लीकेशन है, किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है, किस तरीके से इसका मीनिंग है, एनुअल रिपोर्ट्स का, इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट इंक्लूड है। मतलब वन बाय वन आप देख सकते हो कितने सारे पॉइंट है। तो आज की इस क्लास में हम इन्हीं सारे को वन बाय वन डिस्कस करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो वन बाय वन सारे कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो क्लासेस के एंड तक बने रहना, और क्लासेस के एंड में जाके अगर आपको क्लासेस सही लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज की इस क्लास का जो हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन है, क्योंकि चैप्टर को डीपली पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बारे में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, जो कि बिल्कुल बेसिक होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि चैप्टर ही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बारे में। तो इसमें हम यही डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल जो रिपोर्टिंग है ये एक मेथड है। कौन सा मेथड है? फाइनेंशियल रूप से जो भी एक इन्फॉर्मेशन है जो कि कंपनी से रिलेटेड होते हैं, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है, इन सभी के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, वही कहलाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइनेंशियल का मतलब है कि वित्तीय तौर पर, और रिपोर्टिंग का मतलब है कि उसके रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट को वो प्रोवाइड करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारी कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स है, जितने भी इन्वेस्टर्स है, गवर्नमेंट है, या काफ़ी सारे दूसरे पीपल है, काफ़ी सारे दूसरे पर्सन है जो कि बिजनेस से रिलेट रहते हैं किसी न किसी तरीके से, तो सभी के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे एक हम प्राइमरी ऑब्जेक्ट के तौर पर मानते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम करता है, हेल्प करते हैं स्टॉक होल्डर के लिए, क्योंकि स्टॉक होल्डर को इससे पता चल पाता है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसी है, कंपनी इन फ्यूचर प्रॉफिट में जाने वाली है या लॉस में जाने वाली है, या कंपनी को किस किस तरीके के अचीवमेंट मिलने वाले हैं। मतलब कि इन कंपनी के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है उन सभी को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसे हम अकाउंट्स मानते हैं। उसके बाद में है कि जो अमेरिकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम माने तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्फेसाइज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है जो कि कंपनी के बारे में बड़े से बड़े डिसीजन, बड़े से बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है उन सभी को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल हम बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट वे है कंपनी के बारे में जो भी उनका इन्फॉर्मेशन है उसको लेने के लिए, स्टॉक होल्डर के लिए, ये जो भी दूसरे पर्सन है उन सभी को परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ताकि वो इन सभी को देख के जो भी उनका एक डिसीजन बनता है वो इसके बारे में डिस्कस कर सके, डिसीजन ले सके। तो आपको पता चल गया होगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है क्या। अगर मैं आपको रिवीजन के तौर पर बताऊं तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है कि एक ऐसा रिपोर्ट जिसके थ्रू कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू कंपनी से रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं उन सभी को काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने में हेल्प करता है, जो कि कहलाता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आई होप इसके बारे में मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिपोर्ट है ये है क्या। देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है? ये है तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ही पार्ट, लेकिन इसे हम कॉर्पोरेट के तौर पर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये एक तरीके से प्ले करता है अपना इस तरीके से रोल, जिससे कंपनी के अंदर जो भी फंक्शनिंग का काम है उसमें उसका एक क्रूशियल रोल हो जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो ये है, ये भी एक तरीके से इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करेगा जो हमारे स्टेक होल्डर है, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर है, क्रेडिटर्स है, इन सभी को डिसीजन लेने में उनके कंपनी का जो फाइनेंशियल हेल्थ है, इसका मतलब ये है कि कंपनी की वित्तीय मजबूती कितनी है, कंपनी के पास में एक्चुअल में अमाउंट कितना है, कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से है, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन को
प्रोवाइड करता है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हेल्प करता है डिसीजन लेने में, चाहे वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी के बारे में, मतलब कंपनी से रिलेटेड सारे पॉइंट को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। उसके साथ ही ये एक्यूरेसी और टाइमलाइन के लिए काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके थ्रू हमें पता चल पाता है कि क्या सही है, क्या इनकरेक्ट है, क्या करेक्ट है। इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ही इन सारे लीगल इशू को कंप्लीट किया जाता है। जो प्रॉपर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब हम तैयार करते हैं तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको हाईलाइट किया जाएगा। उसके अंदर जो भी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि इसके अंदर अगर किसी भी चीज़ को ऐड करना है तो उसे ऐड किया जाना चाहिए, कोई भी चीज़ को हटाना चाहिए तो उसे हटा भी देना चाहिए। मतलब जो भी इसके रिगार्डिंग जो एक सही तरीका बनता है उसको इसमें इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ये ना सिर्फ इम्पोर्टेंट है बाहरी व्यक्ति के लिए, मतलब कि कंपनी के बाहरी व्यक्ति लाइक शेयर होल्डर हो गए, जो अगर मान लो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है या कोई डिबेंचर्स होल्डर है जिसका व्यवसाय में इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये इंटरनल जो लोग जुड़े हुए बिजनेस से उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके थ्रू सभी व्यक्ति अपने अपने डिसीजन को लेते हैं। साथ ही इसके द्वारा कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसको सही तरीके से मेंटेन किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, देखा जाता है कि किस किस नीड्स की ज़रूरत है, किस तरीके से इम्प्रूवमेंट किया जा सकना चाहिए, कौन कौन से ऐसे इंसाइट है जिसको प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब कि फाइनेंशियल तौर पर जो भी स्ट्रेंथ है, जो भी वीकनेस है, उन सभी को इसके द्वारा फुलफिल किया जाता है, सभी बातों का पता लगाया जाता है। ओवरऑल बात करें अगर हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को वन लाइन में डिफाइन करने की बात करें तो ये एक ऐसा रिपोर्टिंग है जिसके थ्रू इस फंक्शनिंग के बारे में पता चल पाता है कि कंपनी की एक्यूरेसी कितनी है। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि कंपनी की क्षमता कैसी है, उसकी कौशल कैसी है, किस तरीके से वो काम को सही तरीके से करते हैं, उनकी टाइमलाइन, उनकी ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से, साथ ही साथ सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम करती है। कौन करते हैं? कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसके थ्रू डिसीजन मेकिंग में कंपनी के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है उन सभी को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि जैसे कि अभी हमने इसका मीनिंग समझा है कि कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है क्या, अब हम इसके टाइप्स के बारे में समझने वाले हैं कि इनके कितने टाइप्स हैं और सारे टाइप्स के अंदर किन किन बातों का ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले इसके अंदर 4 टाइप्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, जिसके थ्रू जो भी एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर बिजनेस को क्रिएट किया जा रहा है उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, चाहे वो टैक्स प्लानिंग से, ऑडिट के डेफिशिएंसी से रिलेटेड हो, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहता है। और इसको जो यूटिलाइज़ किया जाता है इसके डाटा को सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि जो कंपनी का जो मंथली और क्वार्टरली जो रिपोर्ट है उसको मेंटेन किया जा सके, उसको फुलफिल किया जा सके, जिस भी तरीके से कंप्लीट करना है वो कंप्लीट किया जा सके। इसके बाद है कि इसके अंदर कुछ देयर आर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर जो भी डाटा है डिफरेंट टाइप्स के डाटा रहते हैं जो कि काफ़ी यूनिक माने जाते हैं, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं मेन पर्पस रहता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा यूनिक माना जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारे एसेंशियल टूल्स को इंक्लूड करते हैं जो कि अमेजिंग रहता है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने के लिए या उसके जो हेल्थ है उन सभी को जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा जरूरी माने जाते हैं। अब यहाँ पे जो 4 टाइप के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि किस किस तरीके से इनके डिफरेंट टाइप्स के पर्पस है, ये डिफरेंट टाइप के जो फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं, वो किस तरीके से है। तो ये 4 पॉइंट है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इनकम स्टेटमेंट। जो इनकम स्टेटमेंट है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपनी का जो भी रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब है कंपनी के जो भी इनकम है, जो भी फायदे हैं, जो भी अमाउंट जो कि उससे रिसीव हो रहे वो, और साथ ही साथ जो भी एक्सपेंसेस है जो कि कंपनी के द्वारा किसी स्पेसिफिक पीरियड के दौरान पेमेंट किया जा रहा है या रिसीवमेंट किया जा रहा है, उन सभी के बारे में जो जानकारी प्रोवाइड करती है दैट इज कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। इस वजह से इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। कंपनी का कैसा नज़रिया है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, या कंपनी के अंदर जो भी इनकम है, जो कि कॉस्ट है, इन सभी को मैनेजमेंट करने का काम, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करने का काम करते हैं इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद है बैलेंस शीट।
अब बैलेंस शीट के बारे में आपको ऑलरेडी पता ही है कि बैलेंस शीट बताएंगे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में, बताएंगे कंपनी के पास में कितनी एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज़ है, कंपनी की जो एक स्टेटस है वो किस तरीके से है। इससे हमें ये पता चल पाएगा, क्योंकि इनके रिगार्डिंग जब इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है तो इससे ये पता चल पाता है कि फाइनेंशियल रूप से जो कंपनी है उनकी स्टेबिलिटी कैसी है, सोल्वेंसी तो नहीं हो सकता है, या इसके साथ ही ये एबिलिटी बताएगा कंपनी का जो भी एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसके थ्रू सारी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे। तो ऑलरेडी आपको पता ही है बैलेंस शीट है क्या, जिसके थ्रू कंपनी के बारे में जानकारी को लिया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये पता लगाएंगे कि कंपनी के अंदर जो भी एक कैश है एक टाइम पीरियड के दौरान में कितनी ज़्यादा जनरेट हुई, कितने ज़्यादा प्रोवाइड किया गया है, कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, इन सारे पॉइंट को ये हाईलाइट करेंगे। डेट्स कितने हैं, एक्सपेंसेस कितनी है, ये सारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का काम होगा। उसके बाद लास्ट है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये शो करेंगे कि कंपनी का जो इक्विटी अकाउंट है वो किसी स्पेसिफिक पीरियड के दौरान में कितनी ज़्यादा है उसको शो करेंगे। ये प्रोवाइड करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन को, परफॉर्मेंस को बताएंगे, परफॉर्मेंस को हाईलाइट करेंगे, साथ ही साथ बताएंगे कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट है वो कितनी ज़्यादा सही तरीके से, उसकी कंपनी की एबिलिटी कितनी ज़्यादा है प्रॉफिट को जनरेट करने की या उसको शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करने के। तो ये 4 पॉइंट है जिनका कुछ ना कुछ मेन पर्पस रहता है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि अब तक की क्लास में हमने यही देखा कि कंपनी किस तरीके से काम किया जाता है, किस तरीके से सारा काम चलता है उनका। तो लेकिन ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कंपनी जब अपने सारे काम को कंप्लीट करते हैं तो लास्ट में जाके ये भी तो पता लगाना जरूरी हो जाता है कि कंपनी है कैसी, क्योंकि कंपनी की गुडविल भी तो है, कुछ है इन फ्यूचर कंपनी कितनी टाइम तक चलने वाली है, कब बंद होने वाली है, इन सभी चीज़ों को इनके अकाउंट्स के थ्रू ही पता लगाया जाता है। तो इन सभी स्टेटमेंट का अपना अपना मेन कुछ ना कुछ पर्पस रहता है। उसके बाद में बताया गया है कि ये जो स्टेटमेंट है ये बिजनेस के जो भी ओनर्स है, जो भी इन्वेस्टर्स है, ये जो भी स्टेक होल्डर्स है, उन सभी को बताते हैं कि कंपनी की जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे कि कंपनी है कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, हेल्थ कैसी है, उनका फ्यूचर में ग्रोथ कितनी ज़्यादा है, फ्यूचर में इन प्रॉफिट होने वाला है या फ्यूचर में कंपनी बंद होने की कंडीशन में आ सकती है। तो इन सब के रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं ये सारे स्टेटमेंट। साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन को भी प्रोवाइड करते हैं टैक्स को प्लानिंग करने के लिए या ऑडिटिंग करने के लिए। इन सभी का जो पर्पस है इन सारे स्टेटमेंट के थ्रू ही पता लगाया जाता है, क्योंकि ये देखो कंपनी के अंदर जो काम है, मैनेजमेंट का काम है, ये कुछ ही पर्सन करते हैं, लेकिन एक कंपनी के साथ में हजारों लाखों लोग जुड़े रहते हैं। तो अब लाख लोग तो नहीं ये कंपनी में आएंगे, रोज रोज देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कंपनी के अंदर, तो वो कैसे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। तो वो सारे व्यक्ति जो कि कंपनी में रेगुलरली बेस पे नहीं आ सकते, कंपनी के काम को चेक नहीं कर सकते, तो या उनके पास में ऐसा राइट्स ही नहीं है, तो उस कंडीशन में इन सारे स्टेटमेंट का यूज़ करके ही सारे व्यक्ति जो कि कंपनी से जुड़े हुए हैं अपने अपने जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करते हैं। उसके बाद में देखो ये तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, इसके बारे में डीपली बताया गया कि इनकम स्टेटमेंट है कि इनकम स्टेटमेंट जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर लिया है ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं। इस वजह से कंपनी के सारे परफॉर्मेंस को बताएगा टाइम पीरियड के अंदर, चाहे वो मंथली हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो ईयरली बेस पे हो, एक टाइम पीरियड आता है उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा। कंपनी का जो भी इनकम स्टेटमेंट है उसके बारे में लिस्ट जनरेट करेगा कि कंपनी की सेल कितनी ज़्यादा हुआ है, कंपनी ने एक्सपेंसेस कितने किए हैं एक टाइम पीरियड के दौरान। एक टाइम पीरियड का मतलब ये है कि इन रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है, मान लो 6 महीने का रिपोर्ट तैयार किया, चाहे 1 साल का रिपोर्ट किया, चाहे 2 साल का रिपोर्ट तैयार किया है, तो इस टाइम पीरियड का ध्यान में रखा जाता है कि ये जो रिपोर्ट है वो कितने टाइम पीरियड से जुड़ी हुई है। उसके बाद है कि जो भी डिडक्ट किया जाएगा एक्सपेंसेस का टोटल रेवेन्यू में से, तो इसको हम कैलकुलेट भी कर देते हैं नेट इनकम और लॉस ऑफ द कंपनी के बेस पे। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है जब भी इनको कैलकुलेट किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाता है, क्योंकि ये कंपनी के बारे में ओवरव्यू देता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी के रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है एक टाइम पीरियड के दौरान में, और साथ ही साथ इन सारे पर्सन को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, फ्यूचर ग्रोथ कैसी है। तो इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट को डिफाइन किया जाता है। उसके बाद में कंपनी की अर्निंग पर शेयर कितनी ज़्यादा है, इसको भी हम कैलकुलेट तभी कर सकते हैं जबकि हमें पता हो कि कंपनी के पास में इनकम और एक्सपेंसेस का अमाउंट जो है वो है कितना। तो इन सभी के बेस पे ही कंपनी इन सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, देन EPS को कैलकुलेट करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल भी माना जाता है इस रिपोर्ट को। साथ ही साथ क्योंकि ये कंपनी का एक तरीके से
पिक्चर को प्रोवाइड करता है, कंपनी का जो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो इसका पिक्चर है उसको प्रोवाइड करते हैं, जिससे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है किसी भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान में। उसके बाद में है बैलेंस शीट। जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एसेट्स को दिखाएंगे, लाइबिलिटीज़ को दिखाएंगे, कंपनी के पास में कितनी संपत्ति है, कितनी लाइबिलिटीज़ है एक टाइम पीरियड में, या कंपनी की स्थिति कैसी है, इन सभी का पता लगाया जाएगा बैलेंस शीट के द्वारा ही। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बैलेंस शीट, क्योंकि बैलेंस शीट के थ्रू ही लास्ट में ये पता लगाया जाता है कि कंपनी की स्थिति कैसी है, कंपनी किस कंडीशन में चल रही है, इन सभी का पता बैलेंस शीट के द्वारा ही पता चल पाता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का मतलब है कि इसके थ्रू ये पता चलेगा कि कंपनी अपने मनी को किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है, कितना ज़्यादा कैश उनके पास में रिसीव हो रहा है, कितना ज़्यादा वो पेमेंट कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर। जो भी उनका ऑपरेशनिंग का काम है, इन्वेस्टिंग का काम है, जो भी उनकी एक्टिविटीज़ है, चाहे वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ही क्यों ना हो, इन सभी मेन कंपोनेंट को इसके थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं ये लेस प्रिसाइज होता है पिक्चर किसी भी कंपनी का। क्योंकि अगर हम ओवरऑल बात करें तो फाइनेंशियल सिचुएशन है कैसे, इसका रिपोर्ट जो हम प्रोवाइड करते हैं तो ये एक्सपेंसिवली इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को बताएगा। तो यहाँ पर एक चैलेंज के तौर पर भी हो जाता है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के तौर पर थोड़ा सा डीपली जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इस वजह से इसको हम थोड़ा सा टिपिकली मानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ चार्जेस चेंजेस इन इक्विटी। इसके बारे में जब इस रिपोर्ट्स को हम तैयार करेंगे तो ये जो रिपोर्ट है ये हमें डिटेल्स प्रोवाइड करेगा स्टॉक शेयर्स के बारे में, डिविडेंड्स के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, ये भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में रहेगा। तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड हर जगह आएगा, क्योंकि जब भी रिपोर्ट को तैयार करेंगे तो तैयार करने से पहले स्टार्टिंग में ही देखा जाता है कि हमें रिपोर्ट को कितने टाइम पीरियड के लिए बनाना है, 3 मंथ का बनाना है, 6 मंथ का, 1 साल का। तो टाइम पीरियड तो हमेशा ही आएगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड से जुड़ा ही होता है कोई ना कोई रिपोर्ट। उसके बाद है कि ये जो रिपोर्ट है इससे पता चल पाएगा कि जो रिपोर्ट इसमें कितना ज़्यादा नेट अमाउंट इंक्लूड है, मतलब एड ऑन है, या कितना माइनस है डिविडेंड, या कितना ज़्यादा प्लस और माइनस है किसी दूसरा एडिशनल एडजस्टमेंट। तो इन सभी को हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के तौर पर देखते हैं। तो इस रिपोर्ट के बेस पर अगर हम बात करें तो इसे मैनेजमेंट करना या कंपनी का जो इंटरनल फाइनेंशियल डिसीजन है, इन सभी को हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के बेस पर ले सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में देखो, जिसको भी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखो इनकम स्टेटमेंट बताया कि इनकम, यहाँ पे जैसे कि आप नोट्स को तैयार करते हो सेम वैसे ही दे रखा है यहाँ पे, कि बाद में जाकर एक रिविजन के तौर पर दिया है। इनकम स्टेटमेंट क्या है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर ये कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को बताता है। बैलेंस शीट है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है जो कि एक्सप्लेन करता है कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है, सोर्सेज कैसी है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है जो कि बताएंगे जितने भी रिपोर्ट्स है, चाहे वो शेयर होल्डर के ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो डिविडेंड पेमेंट से हो, चाहे वो गेंस के बारे में बताता हो, चाहे वो लॉसेस के बारे में बताता हो, इन सभी इन्फॉर्मेशन का एक फ्रेमवर्क के तौर पर माना जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा कि ये सारे रिपोर्ट किस किस ऑब्जेक्टिव के लिए बनाए जाते हैं। हर जितने भी हमने ये 4 पढ़े हैं, इन सभी का अपना अपना एक मेन पर्पस रहता है बनाने का, और सभी का मेन पर्पस रहता है किसी न किसी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने का। तो ये सारी रिपोर्ट्स है एक तरीके से जो कि कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, बताएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी किस तरीके से काम करे, कंपनी का जो भी एक पिक्चर है, चाहे वो गुड तरीके से हो, चाहे वो बैड पॉइंट हो, मतलब कंपनी के बारे में अच्छाई बुराई सभी को डिफाइन करते हैं ये सारे अकाउंट्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इससे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करता है, चाहे वो क्रेडिटर्स के लिए हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स के लिए हो, चाहे वो कोई से अकाउंट्स ही क्यों ना तैयार करने हो, सभी में इन सभी अकाउंट्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल तरीके से इसमें बताया गया था, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल, कि ये जो रिपोर्ट है इसकी नीड क्यों है, या इसके जो मेन पर्पस है, उद्देश्य है, वो है क्या।
अब जाके हमने इसके बारे में काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया है, तो मेन पर्पस तो आपको पता चल ही गया होगा, बट इसके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं एक बार कि इसका जो जनरल पर्पस यही रहता है कि प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन का। देखो बार बार लाइन रिपीट हो रहा वही सारी चीज़ें कि इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी किस कंडीशन में है। तो आप एक बार भी अगर इस चीज़ को सही तरीके से पढ़ लोगे और देन उसके बाद में जहाँ पे भी ये क्वेश्चन आ जाता है, चाहे वो नीड्स आ जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव आ जाए, चाहे इसके बारे में बेसिक सा व्हाट इज़ करके आ जाए, तो भी आप इन सारी चीज़ों को डिफाइन कर सकते हो। तो सारी चीज़ें यहाँ पर सेम वही यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है, क्योंकि देखो जितने भी अकाउंट्स हैं इनका मेन पर्पस सेम ही रहता है लगभग। इस वजह से बार बार लाइन्स को रिपीट किया गया है कि ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ जो भी यूज़र्स जुड़े हुए हैं, जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी क्रिएटर्स है, उन सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा ताकि वो डिसीजन ले सके किस कंपनी में हमें रहना या इस कंपनी से जुड़े रहना हमारे लिए आज तक के टाइम में सही है या नहीं है, या इन फ्यूचर हमें जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए। इसके बारे में जो भी डिसीज़न है वो ये सारे व्यक्ति इसके रिगार्डिंग डिसीज़न को ले लेते हैं। इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है जिससे डिसीज़न लेते हैं, चाहे जो भी एक कंपनी के बारे में लोन हो, चाहे दूसरे क्राइटर्स हो, परचेजिंग का काम हो, सेलिंग का काम हो, तो इन सभी के बारे में जो भी एक कंट्रोलिंग का काम है, मैनेजमेंट का काम है, इन सभी अकाउंट्स के द्वारा ही किया जाता है। तो इन सभी अकाउंट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसके थ्रू ही इन सारे काम को, इन सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया जा सकता है। उसके बाद साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं जनरली मेन पर्पस इनका यही रहता है कि ताकि रिपोर्ट्स के थ्रू रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके, कंपैरिजन किया जा सके, अंडरस्टैंडिंग हो सके सारे इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि जो भी डिसीजन है वो सही तरीके से लिया जा सके। क्योंकि कंपनी इन फ्यूचर में जो भी प्लानिंग करते हैं वो इन्हीं के बेस पे करते हैं कि हमारे रिपोर्ट्स हमारे कंपनी के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही कंपनी तरह तरह के डिसीजन को ले पाते हैं। आगे जाके जो भी उनका प्लानिंग रहता है इन सभी इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही लेते हैं, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें, यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसके थ्रू भी हम इसको हाईलाइट करके देख सकते हैं। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे देखो दे रखा है कि जो भी इनका फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये बताएगा इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में कि कंपनी की एंटिटी, कंपनी का क्लेम्स कितना ज़्यादा है किसी भी दूसरे चार्जेस के अगेंस्ट में, असेसमेंट कैसी है, जो भी इनका अमाउंट है, जो भी अनसर्टेबिलिटी है फ्यूचर को लेके, चाहे वो कैश से हो चाहे इनफ्लो से हो, इनके बारे में मैनेजमेंट का काम, ये जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारा इसके रिगार्डिंग हम ले सकते हैं। जो भी एक्सपेक्टेशन है रिटर्न्स का, चाहे वो डिविडेंड को लेके हो, चाहे वो इंटरेस्ट को लेके हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो मार्केट प्राइस इंक्रीजेस को ही लेके क्यों ना हो, तो इन सभी के रिगार्डिंग जो एक एक्सपेक्टेशन रहता है किसी भी पर्सन का कंपनी के लिए, तो इन सभी के द्वारा इन सभी को हम ले सकते हैं। मतलब इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को इसके थ्रू हम ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। इन्वेस्टर्स या लीडर्स जो भी क्राइटर्स है इसके बेस पे ही वो अपने डिसीजन को लेंगे कि कंपनी में बने रहना या कंपनी के साथ में जुड़े रहना उनके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है। देन उसके बाद में यही है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, जिससे कंपनी का स्टेटस पता चल पाएगा, परफॉर्मेंस पता चल पाएगा, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कितनी ज़्यादा है, साथ ही साथ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को भी प्रोवाइड करेगा, जिससे काफ़ी सारी बातों के बारे में हम जान सकते हैं। इसके बाद में दे रखा है कि ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन कौन कौन से, इनको हम समराइज कर सकते हैं कि ये किस किस तरीके से, जैसे अभी तक हमने थ्योरेटिकली काफ़ी सारे पॉइंट्स को समझा है, लेकिन अगर जैसे कि एग्जाम में जब लिखने की बारी आए तो आपको क्या करना, पॉइंट टू पॉइंट करना है। सो प्लीज़ 1 मिनट रुकना, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ, देन उसके बाद में ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब मैंने इसे हाईलाइट कर दिया। अब आप इस पॉइंट को देखोगे और इसको समझोगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि देखो जब मान लो इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो अगर आप लाइन टू लाइन लिखते जाते हो, चाहे आपका जो इन्फॉर्मेशन है कितना ही ज़्यादा वैल्यूएबल क्यों ना हो, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखने का टाइम आता तो आप हमेशा प्रेफर करना इस तरीके से पॉइंट्स बना के। क्योंकि मान लो यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जैसे यहाँ पे देखो कितने सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया है। अगर आप एग्जाम में सिर्फ इस तरीके से लाइन में लिखते जाते तो वहाँ पर आपके आंसर की जो एक क्वालिटी है वो सही तरीके से समझ में नहीं आता, जबकि आपने यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से ही क्यों ना बताया हो,
लेकिन अगर आप एग्जाम में इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बना के लिखते हो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि इस चीज़ को हमने हमेशा अपने एग्जाम में देखा है। तो इस वजह से मान लो ये जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, समझो हर पॉइंट को, क्योंकि समझ के ही हम पॉइंट को बना सकते हैं। एग्जाम के टाइम पे अगर एक आधे पॉइंट हमारे दिमाग में आता है तो उसको हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे तो तभी जब हमें उसके बारे में नॉलेज रहेगा। तो आप हमेशा इस चीज़ को प्रेफर करना कि एग्जाम में आप जब भी आंसर को लिखो तो इस तरीके से पॉइंट्स बना के लिखो। अब वन बाय वन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये है स्पोर्टिंग मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम, कंपनी के अंदर सारे इन्फॉर्मेशन को लेके इसके रिगार्डिंग जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो इनसे डिसीजन को ले सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कंपनी के अंदर किस तरीके से कामों को सुधारना चाहिए या किस तरीके से हमें नए नए पॉइंट्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने चाहिए, नए डिसीजन को लाने चाहिए, नए रूल्स को लाने चाहिए। तो इन्हीं के बेस पे इन सभी चीज़ों का पता लगाया जाता है। इसके बाद है कि एक्सटर्नल जो भी डिसीजन मेकिंग है, कि व्यवसाय से बाहरी व्यक्ति जो जुड़े हुए, चाहे वो हमारे इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो हमारे प्रोमोटर्स हो, चाहे वो हमारे डेट्स प्रोवाइडर्स हो, क्रेडिटर्स है, उनकी हेल्प हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम उनको सही तरीके से इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे क्रेडिट डिसीजन से हो, तो इन रिपोर्ट्स के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है इन सभी डाटा को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डिसीजन लेने के लिए, चाहे वो हमारे एक्सटर्नल व्यक्ति ही क्यों ना जुड़े हो। उसके बाद है कि प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी का। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको सही सही बताएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहेगा कंपनी की इन्फॉर्मेशन और जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके बीच में, ताकि जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो जनरल पब्लिक ही क्यों ना हो, प्रमोटिंग करने वाले व्यक्ति हो, या जितने भी ऐसे पर्सन हैं जो कि जुड़े हुए, उनको कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया गया हो बिल्कुल सही सही दिया गया हो। तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे तो वहाँ पर भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सही माना जाता है, क्योंकि इसके बेस पर, इन्फॉर्मेशन के बेस पर सही तरीके से काम को किया जा सकता है। उसके बाद है इसके द्वारा हम कम्युनिकेटिंग कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कि इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि कंपनी के अंदर जो भी डिटेल्स को प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू कंपनी का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, क्लेम्स है, इनके रिगार्डिंग किन किन रिसोर्सेज को रखा गया है, या जो भी क्लेम्स है उनको हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे, किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, इन सभी पॉइंट्स के रिगार्डिंग। तो इन सभी को भी हम इन स्टेटमेंट्स के तौर पर जान सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स यूजेस, कि जो जो रिसोर्सेज है हमारे पास में, किसी कंपनी के पास में, तो वो किस किस तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा कम्युनिकेटिंग के थ्रू ही पता चल पाएगा। कंपनी का जो रिपोर्ट है उसके बेस पर ही, इनके बेस पे जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया, तो इनके बेस पर ही हम इन सारी चीज़ों को जान सकते हैं। उसके बाद है कि कंपनी का जो भी एक एथिकल या ऑब्लिगेशन बनता है कि कंपनी को कौन कौन से काम करने चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, वो भी इन रिपोर्ट्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है। जो भी ऑडिटिंग का काम है, ऑडिटिंग का काम करने में ये जो रिपोर्ट है, इन रिपोर्ट्स का ही ऑडिटिंग किया जाता है। तो रिपोर्ट्स के द्वारा भी ये पता चल पाता है कि कंपनी के पास में जो भी इनका ऑडिटिंग का काम है वो किस तरीके से किया जाना चाहिए, या इन इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग ही, इनके बेस पे ही जो ऑडिटिंग का काम है उसके प्रोसेस को एक हेल्पफुल दिया जा सकता है। ये प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को। यहाँ पे ये जो स्पेलिंग है थोड़ा सा मिस्टेक है, सोशल आना चाहिए, कि यहाँ पर ये सोशल रूप से जो भी इंफॉर्मेशन है वहाँ पर इनको वेलफेयर में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। कंपनी के अंदर जो भी रिपोर्ट है इसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि सोशल रूप से, सोशल वेलफेयर के बेस पे किस किस तरह के जो चेंजेस है उसको यहाँ पर लाना चाहिए, किस तरीके से हमारा जो व्यवसाय, हमारा जो बिजनेस है वो किसी यूनियन के लिए, कोई भी जो एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट है, उनके लिए किस किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, और इस चीज़ को आप ज़रूर से एग्जाम में इम्प्लीमेंट करना और फिर देखना, आप देख सकते हो कि आपके एग्जाम में कितने अच्छे मार्क्स आते हैं अगर आप इस तरीके से पॉइंट्स के थ्रू बताते हैं। क्योंकि ऐसा हमने देखा है, क्योंकि मैं अपनी बात आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती थी हमेशा एग्जाम में, और अब भी ऐसा ही करती हूँ कि मान लो अगर किसी कॉन्सेप्ट को हमने समझा है, कॉन्सेप्ट के अंदर पॉइंट्स नहीं बने हुए, उसके बारे में, उस कॉन्सेप्ट को समझ के और अपने तरफ से भी अगर आप पॉइंट्स बना के आंसर को लिखते हो तो आप देख सकते हो अपने एग्जाम में कि आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलते हो। तो आप इसको जरूर से प्रेफर करना।
उसके बाद में हमारा नेक्स्ट है द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, अब हम इनके एक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे या इनके रिगार्डिंग जो कौन कौन से कंडीशन दिए गए हैं जो कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आते हैं, तो उन सारे पॉइंट को इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो रिपोर्ट है इसको रिप्लेस्ड किया गया है, मतलब कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडिंग बोर्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो इस अकाउंट को रिप्लेस किया गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड के तौर पर, और ये आते हैं आपके यूनाइटेड स्टेट जो 1973 है उससे पहले की बात में बताया गया है। मतलब कि ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है इसके बारे में हम जानने वाले हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट को इंक्लूड किए जाते हैं। तो काफ़ी सारे क्रूशियल पॉइंट है, काफ़ी सारे रीजंस है इसके अंदर। सबसे पहले ये है कि ये प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट के काम को, जिससे जितने भी स्टेक होल्डर है उनको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिससे वो डिसीजन को ले सके रिगार्डिंग उनका पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट के बेस पे या जो भी उनका परचेजेस है, जो भी उनका लोन्स है, इनके रिगार्डिंग वो डिसीजन को ले सके। उसके बाद है कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है ये अलाउ करेंगे कॉर्पोरेट लीडर्स को, ताकि वो कंपेयर कर सके आज की डाटा को पास्ट की डाटा के साथ में, ताकि पता चल सके कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो पहले से अच्छी हुई है या बुरी हुई है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाएगा वो कंपेयर्स के थ्रू पता चल जाएगा। साथ ही ये इवेल्युएट कर पाएगा, इफेक्टिवनेस कर पाएगा, ताकि जो डिसीजन लिया जाएगा वो किस तरीके से लिया जाना चाहिए। मतलब कि अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसको और बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। अगर कंपनी जो परफॉर्मेंस है वो पहले की तुलना में अच्छी नहीं है तो उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे डिसीजन को लिया जाएगा। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है ये हेल्प करेगा कंपनी के जो भी फाइनेंशियल हेल्थ है उसके रिगार्डिंग डिटरमाइन कर पाएगा, ओवरऑल कर पाएंगे, जो भी इनका इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे हेल्प करेगा ये, क्योंकि इन इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही ये पता लगा सकते हैं कि अब हमारी कंपनी में इन फ्यूचर में कैसे डिसीजन लेने चाहिए, जिससे जो वर्क फोर्स है उसको इंक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन को इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पहले की बात हमें पता रहेगा कि कंपनी ने लास्ट ईयर में लास्ट टाइम पे क्या क्या किया था, किस तरीके से परफॉर्मेंस को किया था, या मैनेजमेंट का काम किस तरीके से किया था, तो उसके बेस पे ही हम आज के टाइम में डिसीजन ले सकते हैं और तरह तरह के प्लानिंग को यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चे हैं, उनको किस तरीके से एक्विजिशन करना चाहिए, एडजस्टमेंट करना चाहिए, वो सारा इस रिपोर्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। ये जो रिपोर्ट है ये साथ ही साथ हेल्प भी करेगा कंपनी का जो भी लिक्विडिटी है उसको एक्सेस करने में, जो भी एबिलिटी है जिससे वो ऑपरेट कर सकेंगे। कंपनी का जो भी एक कंसर्न है, जो भी एक फ्यूचर को लेकर, फ्यूचर को रिगार्डिंग जो भी उनका प्लानिंग है, उन सभी को इस रिपोर्ट्स के थ्रू में हेल्प मिल सकती है। साथ ही अगर हम फाइनली बात करें तो ये जो रिपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि ये क्राइटर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इनको जो भी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है अबाउट कंपनी के जो भी डाउट्स है, जो भी लाइबिलिटीज़ है, उनके रिगार्डिंग सारे इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से देता है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि इसके बेस पे जो भी इन्फॉर्म किया जाता है उससे डिसीजन ले पाते हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है ये रिलेटेड पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव रहते हैं, जो हमसे कॉम्पिटिशन करते हैं, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है, तो कई बार ये प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, कंपनी अगर सही तरीके से मैनेजमेंट कर सके तो उनको इन बातों से फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपने सारे इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी रिलेटेड पर्सन है उसको कंपनी से जुड़ के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। उसके बाद में नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि ये जो रिपोर्टिंग है उसको किस किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले ये देखो किस किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से इन रिपोर्ट्स को यूज़ में लाया जा सकता है। सबसे पहले है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि जब भी कंपनी को इन्वेस्टमेंट में डिसीजन लेना पड़ेगा, ये मान लो एक नॉर्मल पर्सन है जो कि एक नई कंपनी से जुड़ना चाहता है, वो चाहता है कि इस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करूँ, तो वो क्यों जुड़े, उसके पास में कोई इन्फॉर्मेशन भी तो होना चाहिए जिसके रिगार्डिंग वो ये सोच सके कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़्यादा सही है, इन फ्यूचर मेरे को अच्छा खासा रिटर्न्स मिलने वाला है। तो जब इन सभी के बेस में जब वो इस तरीके के डिसीजन लेगा, तो वहाँ पर इन रिपोर्ट्स का ही तो यूज़ करेगा, कि वो देखेगा कि कंपनी की जो रिपोर्ट है वो फाइनेंशियल जो उनकी पोजीशन है या उनका जो परफॉर्मेंस है वो है कैसी। उसके बेस पे ही एक नया पर्सन बिजनेस में जुड़ने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को लेके एक डिसीजन लेता है। क्योंकि आप खुद भी सोच के देखो, अगर मान लो इन
इन फ्यूचर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इन्वेस्ट करने से पहले आप सोचोगे ना कि इस कंपनी में मैं करूँ या ना करूँ, या कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको ये एक तरीके से आइडिया देता है कि इस कंपनी के साथ में जुड़ना काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। उसके बाद है क्रेडिट डिसीजन, कि ये जो रिपोर्ट है इसके बेस पे ही कोई जो क्राइटर्स है वो ये जान सकता है या वो ये जान लेता है कि इस कंपनी में क्रेडिट के बेस पे क्राइटर्स के तौर पर जुड़ना काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, हमें यहाँ से सही रिटर्न्स मिल पाएगा। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट के डिसीजन में ये हेल्प करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जब भी फ्यूचर कंपनी के फ्यूचर को लेकर या प्रेजेंट को लेकर कोई भी जो डिसीजन को लेना होगा, तो यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं कि इस कंपनी में हमें किस किस तरीके के डिसीजन को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या पहले वाले डिसीजन को हटा देना चाहिए, एक नए डिसीजन को लाना चाहिए। इसके रिगार्डिंग जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, मीटिंग्स में लिया जाएगा, तो इन रिपोर्ट्स के तौर पर ही लिया जाता है कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट कैसे, एक्सपेंडिचर, इन सभी के बेस पे ही कंपनी अपने मीटिंग्स में सारी चीज़ों को फिक्स करती है, क्योंकि वहाँ पे जो रिपोर्ट्स है उन्हीं के बेस पर सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके और एक नए डिसीजन को वहाँ पे लिया जाता है, जिससे जितने भी डिसीजन लिए जाएंगे वो इफेक्टिव होने चाहिए, क्योंकि डिसीजन को लेने का मेन पर्पस यही रहता है कि नए डिसीजन से कंपनी को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। उसके बाद में नेक्स्ट है कॉम्प्लायंस एंड रेगुलेशन। इसका मतलब ये है कि कंपनी ये रिक्वायर करते हैं ताकि जो भी उनका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है वो बता सके GAAP, मतलब कि एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही काम करे। जो भी एक रूल रेगुलेशन रहता है, जैसे IFRC है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, तो इनके अकॉर्डिंग ये सारे काम को करना जरूरी होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कंपनी इन सारी चीज़ों को रिक्वायर करे, बिल्कुल लीगली इनके बेस पे ही सारे काम को कंप्लीट करे। उसके बाद में नेक्स्ट है स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन, कि ये जो रिपोर्ट्स है ये एसेंशियल करते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन किया जाएगा कंपनी का इन स्टॉक होल्डर के साथ में, चाहे एम्प्लॉयज़ के साथ में, चाहे कस्टमर के साथ में, चाहे सप्लायर्स के साथ में, तो इन सभी इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही वो उन सारे के साथ में कम्युनिकेट कर पाएंगे और एक नई डिसीजन को यहाँ पर रख सकेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ में समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद में बताया गया है यहाँ पर कि इन रिपोर्ट से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को मिलेगा, जिससे स्टेक होल्डर इवेलुएट कर पाएंगे कंपनी के बारे में, कंपनी में कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकते हैं, कौन कौन से डिसीजन उनको लेने में हेल्प मिल सकते हैं, इन सारी इन्फॉर्मेशन के बेस पे। तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनको हेल्प देते हैं। उसके साथ में ये बेनिफिशियल रहते हैं इंडिविजुअली रूप से भी, बिजनेसेस के रूप से भी और इंस्टीट्यूशन के रूप से भी। इन सभी के रूप में काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहते हैं, एनालाइज करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। सो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो गया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर लेना और अपने डाउट को क्लियर कर लेना, अदरवाइज़ होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो लेसन है काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न हो नहीं सकता। बट फिर भी अगर कोई डाउट हो या किसी दूसरे पॉइंट को आप मुझसे पूछना चाहते हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वेज टू इम्प्रूव कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कि इस रिपोर्ट को भी कई बार इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है। इसके बेस पर हम इस रिपोर्ट को और ज़्यादा एक्यूरेट बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, मतलब कि इसकी जो क्वालिटी है उसको हम काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। इस वजह से कई बार इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत रहती है। तो कौन कौन से बेस पे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? सबसे पहले है स्टैंडर्डाइजेशन के बेस पर, क्योंकि अगर हम बात करें यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के बेस पर, तो कंपनी का जो रिपोर्ट है वो स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाला होना चाहिए, मतलब कि इनका जो स्टैंडर्ड होना चाहिए एक्चुअल में उसको रिपोर्ट को द्वारा इसको मेंटेन रखना चाहिए। क्योंकि अगर रिपोर्ट को बिल्कुल स्टैंडर्ड वे में कंप्लीट रखा जाएगा, मेंटेन रखा जाएगा, तो इससे क्या होगा, जितने भी इन्वेस्टर्स है, क्राइटर्स है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, उनको कंपनी के बारे में अंडरस्टैंड होने में, कंपनी के बारे में जानकारी लेने में, साथ ही साथ इसको कंपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा। इस वजह से कंपनी का जो रिपोर्ट है ये स्टैंडर्डाइजेशन को कंप्लीट करना होना चाहिए इनके लिए, मतलब स्टैंडर्डाइजेशन का जो पॉइंट है इसको मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके बाद है क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि ये जो रिपोर्ट है ये ऐसा होना चाहिए कि इसके रिगार्डिंग, इसके बेस पे जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया उनमें काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन को बताया गया है वो ऐसा होना चाहिए ताकि लोग उसको देखते ही उसको सच माने, कि किसी भी तरीके का कोई डाउट बीच में ना आए, कोई भी ये नहीं सोचे कि ये गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है या ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इस तरीके की थिंकिंग ना आए किसी के मन में भी, इस वजह से इन रिपोर्ट्स को क्लियर, ट्रांसपेरेंट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद है
टाइमलीनेस, इसका मतलब ये है कि जब इस रिपोर्ट को तैयार किया जाएगा तो इसके अंदर एक टाइम को भी ध्यान में रखना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो मतलब टाइम टू टाइम इसमें जो भी चेंजमेंट की ज़रूरत है या टाइम टू टाइम इसमें जो भी हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो भी ऐड करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना, ताकि अप टू डेट इन रिपोर्ट्स के हम मेंटेन रख सके और इनका जो इन्फॉर्मेशन है वो हर टाइम बिल्कुल एक्यूरेट हो सके। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, मेटेरियलिटी की बेस पे इसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि कंपनी एंश्योर होने चाहिए इस बात से कि इसके अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट्स को प्रोवाइड किया गया, इसके अंदर जो भी मटेरियल्स को हमने प्रोवाइड किया है, उसके थ्रू जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगा। उसके बाद है डिस्क्लोजर ऑफ नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि इन रिपोर्ट्स के द्वारा कि जितने भी इन्फॉर्मेशन को बताया जाता है उसके अलावा कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि कंपनी के रिपोर्ट्स ऐसे होने चाहिए ताकि वो डिस्क्लोज कर सके नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी। अब नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सोशल हो गए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स हो गए, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हो गए, या रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हो गए, तो इन सभी को हम मानते हैं नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो कंपनी का रिपोर्ट जो है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी प्रोवाइड करे और जो नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको भी प्रोवाइड करें। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग, कि जब भी इनका ऑडिटिंग किया जाएगा तो ऐसा होना चाहिए रिपोर्ट कि इसको हम सही तरीके से ऑडिटिंग कर सके और ऑडिटिंग के दौरान बिल्कुल ये जो रिपोर्ट है एक्यूरेट मिलनी चाहिए, रिलायबल मिलनी चाहिए, कि इसके अंदर जो भी हमने बताया बिल्कुल सही तरीके से बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी, की जो भी टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर इन टेक्नोलॉजी के द्वारा बिल्कुल आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है या ब्लॉकचेन है उनको सही तरीके से बता सके, जिससे इम्प्रूव हो सकेगा एक्यूरेसी और एफिशिएंसी जो भी है इस रिपोर्ट्स की वो इसमें इम्प्रूव हो पाएगा। सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि इन रिपोर्ट्स को बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया जाना चाहिए, कि इसके अंदर ऐसे मतलब हमें किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करना जिससे कोई कन्फ्यूज़न हो या जिससे कोई भी डाउट क्रिएट हो जाए। तो इस तरीके से हमें कोई भी चार्ट्स का, किसी भी टेबल्स का, किसी ग्राफ्स का ऐसा यूज़ नहीं करना है जिससे कोई डाउट हो। हम जो भी लैंग्वेज का, जो भी टेबल्स का, जो भी ग्राफ्स का यूज़ कर रहे हैं अपने रिपोर्ट्स को बनाने के लिए, तो बिल्कुल सिंप्लीफाई होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए जाने चाहिए, ताकि इससे हम अंडरस्टैंड होने में इजी हो सके। जितने भी पर्सन हैं जब इन रिपोर्ट को देखेंगे, पढ़ेंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, तो वहाँ पर इन ग्राफ्स को, इन टेबल्स को जब देखेंगे तो उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो हमें इस तरीके से यूज़ करना है। तो अगर हम कंक्लूजन के तौर पर बात करें तो ये जो रिपोर्ट है अगर हम इसको इस तरीके से इम्प्रूव करेंगे तो इससे इंक्रीज होगा ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस हो जाएगा जो भी इंफॉर्मेशन अगर एसिमेट्रिक हो रहा है या जो भी गलत तरीके से, एक तरीके से रिपोर्ट के अंदर जो भी गड़बड़ी है, कमी है, उसको दूर किया जा सकता है इन सभी इम्प्रूवमेंट के तौर पर। अब ये साथ ही साथ इससे क्या हो जाएगा, जो हमारे डिसीजन मेकिंग है उसको प्रमोट मिल सकेगा। तो ये सारे पॉइंट है जिसके बेस पर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के रिपोर्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये कुछ पॉइंट थे जिसके बेस पर हमने देखा कि इस रिपोर्ट को किस तरीके से इम्प्रूव किया जाता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंथी है, तो एक क्लास में कवर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। 1 आवर से ज़्यादा की क्लासेस हो जाती है, उस वजह से कई बार काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, जैसे कि अपलोड करने में, और कई बार आपको भी होता होगा कि एक साथ में इतना बड़ा क्लास है तो क्यों ना हम इसको बाद में देख लें, इस तरीके से इग्नोर भी हो जाता है। सो इस वजह से ये जो पॉइंट है इसके आगे भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है इसी चैप्टर में, तो उसको अपने नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो गया होगा, कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करना। साथ ही आपके पास कोई भी सजेशन हो रिगार्डिंग क्लासेस तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि सजेशन के थ्रू क्लासेस को और ज़्यादा क्वांटिटी, उनकी जो क्वालिटी है उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। तो प्लीज़ उसको भी ज़रूर से शेयर करना, चाहे आपके पास फीडबैक के तौर पर आपका सजेशन हो, आपका प्रॉब्लम हो, तो उसे ज़रूर से शेयर करना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगे, आपको लगे कि क्लासेस सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, तो उसे भी ज़रूर से बताना। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लासेस सही लगे तो क्लासेस को लाइक ज़रूर कर देना।
लगाना, शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और ये जो PDF है ये मैं आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, और चाहो तो आप SOL के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे भी सही लगे। तो बस आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसको पार्ट 2 में इस लेसन को, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।